नमस्ते। हरियाणा में मनीषा का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। हालांकि मामला महीना भर पुराना है, लेकिन चर्चा में इस वजह से भी है क्योंकि सीबीआई पिछले एक सप्ताह से भिवानी में है और इस पूरे मामले की परत को खोलने की कोशिश कर रहा है। मसला आज की तारीख में ये है, जो लोग हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं या जिनको इस पूरे प्रकरण के बारे में पता है, वो लोग ये जानना चाहते होंगे, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि जब भी मैं मनीषा के मामले में आपसे बात करता हूँ तो मैं ये सवाल हमेशा से मैं पूछता रहा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। 19 साल की लड़की थी और जाने की उम्र नहीं थी, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो बात जांच हुई इसमें हरियाणा पुलिस ने बार बार ये कहा कि ये आत्महत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसको प्रूफ करने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई को जब ये केस हैंडओवर हुआ और सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया, उसके बाद सीबीआई ने जब वो एफआईआर दर्ज की, उसके पहले 4-5 दिन तक सीबीआई ने मामले की जांच पड़ताल की थी और सीबीआई ने 3-4 दिन जांच केस को टेक ओवर करने से पहले और एफआईआर दर्ज करने के बीच में 3 से 4 दिन का वक्त लिया था। और उसके बाद उन्होंने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें खुदकुशी का नहीं किया, जो हरियाणा पुलिस की थ्योरी थी, उन्होंने हत्या का मामला दर्ज किया। तो सवाल ये है कि मनीषा की अगर हत्या हुई है तो किसने की है, और अगर सीबीआई ये मान रही है कि हत्या है तो हरियाणा पुलिस ने अब तक क्यों कहा कि ये मामला खुदकुशी का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कैसे आया, और सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम उस लड़की का 3-3 बार हुआ। हरियाणा में तो 2 बार हुआ, एक बार दिल्ली के एम्स में भी पोस्टमार्टम करवाया गया, उसमें भी ये बताया गया कि उसकी खुदकुशी है। अब सवाल ये उठता है कि एक लड़की होने के नाते व्हाट यू थिंक, क्या है इसमें, कहाँ पे लूप होल्स है, कुछ समझ में आ रहा है कि? जी देखिए, जिस तरीके से भी आपने बोला कि ये हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही पुलिस की तरफ से कहा गया कि सुसाइड नोट मिला है। उस समय पर पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी सुसाइड नोट के बारे में। जांच की जा रही थी, परिवार वालों में भी रोष देखने को मिला था, हालांकि पूरे गाँव में रोष देखने को मिला था इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मनीषा 11 तारीख को घर से बाहर निकली थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और उसके बाद मनीषा घर नहीं लौटती है। परिवार वाले इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करवाते हैं और 13 तारीख को मनीषा का शव बरामद हो जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जांच होती है। परिवार वालों ने कुछ मांगी भी रखी थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, और जो भी इस पूरे मामले की है जांच हो, क्योंकि ये हमारी बेटी कभी भी हत्या नहीं हो सकती, मतलब आत्महत्या नहीं कर सकती है, जो है हत्या की गई है। जब से जांच हो रही थी, अब ये पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में उतरे थे और मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई लगातार जांच कर रही है। गांव में भी पहुंची थी और जहां पर हत्या हुई है या आत्महत्या की गई है, जांच का विषय बाद में आएगा, वहां पर भी सीबीआई खुद पहुंची और परिवार वालों से भी सीबीआई ने कई घंटों तक मुलाकात की और बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर। लगातार जांच की जा रही है, पर अभी फिलहाल सवाल यही खड़ा हो रहा है, अगर हत्या है तो जैसे कि अभी आपने बोला कि किसका हाथ है, आत्महत्या है जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि वहां उनकी तरफ से कहा गया कुछ दिन बाद वहां पर सुसाइड नोट बरामद किया गया। वो सुसाइड नोट अगर जब था तो पुलिस की तरफ से क्यों नहीं कहा गया था कि ये सुसाइड नोट वहां से मिला है? इतने दिनों बाद क्यों आखिर पुलिस ने बोला कि अब सुसाइड नोट मिला है? तो उसने कई सवाल खड़े हो जाते हैं इसमें। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया, जब मामला हर राज्य में, हर जिले में रोजाना कहीं ना कहीं हत्याएं होती हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन हर मामला उतना हाइप नहीं क्रिएट कर पाता है जितना मनीषा के मामले में हाइप क्रिएट हुआ। और हाइप इतना क्रिएट हुआ कि देखिए, जैसे जैसे परिवार ने जो जो मांगे की, उसको तत्काल सरकार ने माना, चाहे वो दिल्ली में पोस्टमार्टम करवाने का मामला हो या सीबीआई को केस हैंड ओवर करने का मामला हो। खापों ने, हरियाणा में खाप बड़ी ताकतवर इकाई हैं, खापों ने इसमें किया, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत सारी बात कही थी। इसमें मेरा एक नोट है जो मैं बार बार इस मामले को लेकर कहता हूँ कि जब कोई भी केस किसी बड़े एजेंसी को दी जाती है, राज्य की पुलिस अपना काम करती है, और जब किसी सेंट्रल एजेंसी को काम दिया जाता है, उन केस हैंड ओवर किया जाता है, तो इट मीन्स के जो पीड़ित पक्ष है वो संभवतः ये मान रहा है कि राज्य की पुलिस से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, या फिर वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इस केस को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं है। ये एक बड़ा मसला होता है, इसलिए केस को जो बड़ी एजेंसी होती है, सीबीआई है, सेंट्रल एजेंसी, उनको सौंपा गया। इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई ऐसे मसले हैं देश के अंदर, मैं आगे उदाहरण भी आपको बताऊंगा, जिसमें
जो राज्य पुलिस है वो केस को पूरी तरीके से खराब कर दे। किसी भी केस में जो शुरुआती 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस वक्त, क्योंकि सीबीआई उस वक्त नहीं होती है, अगर लोकल पुलिस ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो वो केस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अगर कल को सीबीआई ने किसी को मान लिया कि आरोपी है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी इज नॉट फाइनल सोल्यूशन। जब तक न्याय के दरवाजे में उसको खड़ा करके देश की अदालत जब तक उसको दोषी ना माने, और वो दोषी कब मानती है, जब आपको एविडेंस दिया जाता है, कोर्ट के समक्ष एविडेंस रखा जाता है, तो कई बार क्या होता है कि वो एविडेंस खराब हो जाता है। तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि क्योंकि पूरी थ्योरी बदल गई, एक तरफ 20-25 दिनों तक एक एजेंसी थी, वही मान के चल रही थी कि नहीं ये खुदकुशी का मामला है, उनसे बड़ी एजेंसी आती है, वो 5-7 दिन जांच करती है, अब वो कहती है कि नहीं ये हत्या का मामला है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने लूपहोल तो हरियाणा पुलिस ने छोड़ा होगा, जिसको सीबीआई ने कैच किया। लेकिन फिर क्या सीबीआई वो दस्तावेज और वो साक्ष्य, वो सुराग इकट्ठा कर पाएंगे, ताकि जब गुनहगार पकड़ा जाएगा उसको कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर जज साहब कन्विंस हो जाए कि नहीं हाँ ये दोषी है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि सीबीआई पूरी जांच करी है और सीबीआई जो है भी सारी चीजें बाहर नहीं निकाल रही है कि क्या क्या चीजें की जा रही है, जिस तरीके से भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी तो स्कूल के संचालक से भी बातचीत की है, और वहीं जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेने जा रही थी वहां पर भी बातचीत की गई है। अब सवाल धर्म ये खड़ा हो जाता है कि क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई उस घटना स्थल पर भी पहुंची है जहां पर हत्या है या आत्महत्या है वो बात की बात है, वहां पर भी पहुंची और वहां पर भी जांच पड़ताल की, और यहाँ तक कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों से भी सीबीआई ने बातचीत की है। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अभी तक तो जानकारी सामने नहीं आई है मेरी नजरों में। आप बताइए कि क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से कि इन जांच में कोई बारीकियां उनके हाथ में लगी है क्या? इसमें मैं एक डेप्थ बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप तो इस तरह के हत्या के मामलों को आप देखोगे कि एविडेंस कितना महत्वपूर्ण होता है। बस मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ, आपको खुद आपके सामने आपको पता होगा कि एक लड़का है, उसने सामने वाले को चाकू मारा, पूरी तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है जिसने चाकू मारा। लेकिन उसके बाद कई बार पुलिस वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने लगाते हैं उस चाकू को रिकवर करने में, क्योंकि जो मारने वाला है वो भाग जाता है, उसने कभी नाली में फेंक दिया, कभी नदी में फेंक दिया, कभी तालाब में फेंक दिया। क्योंकि जब तक वो चाकू नहीं बरामद होगा तब तक कोर्ट के समक्ष सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद वो गिल्टी है ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कई उदाहरण आपने देखा होगा, जब सीसीटीवी में घटनाएं कैद हो जाती हैं उसके बाद हथियार ढूंढा जाता है कि जिससे हत्या हुई। ये कई अब लगातार दूसरे चौथे दिन घटनाएं होती हैं और बार बार आप ये देखते होंगे कि वो जिस चीज से घटना हुई वो बरामद हुआ नहीं, और पुलिस वाले आपके जहन में सवाल तो लोगों के जहन में आएगा कि भाई अगर हत्या हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, किसी ने वीडियो बना लिया, तो फिर पुलिस वाले वो हथियार चाकू ढूंढने में क्यों लगे? पर तो साफ दिख रहा है कि भाई वो मार रहा है, फिर पुलिस वाले क्यों 5 दिन 7 दिन तक वो चाकू ढूंढते हैं? ये साक्ष्य होता है जो कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करना होता है। ये एक उदाहरण है। दूसरे एक और उदाहरण बताता हूँ कि कैसे जो लोकल पुलिस है वो शुरुआती मामले में केस को खराब करती है। आरुषि हत्याकांड मुझे लगता है देश में सबको पता होगा। उसके फादर थे राजेश तलवार और माँ नूपुर तलवार, दोनों को दोषी माना गया। हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हुआ। आज वो दोनों बेटी की हत्या के जुर्म से मुक्त होकर बाहर हैं। लेकिन एक बड़ा तबका है कि वो आज भी ये मानता है कि आरुषि को उसके माँ बाप नहीं मारा। एक तबका है जो ये कहता है कि नहीं मारा, तो नहीं मारा तो किसने मारा? इस केस को, ये नोएडा का मामला है, उत्तर प्रदेश का। नोएडा पुलिस ने शुरुआत में 2 दिन में इस मामले को खराब कर दिया था, क्योंकि जब आरुषि की हत्या हुई उसके बाद, अगर इस पूरे केस को आपने फॉलो किया होगा तो जब आरुषि की हत्या हुई, और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको पता होगा कि जब आरुषि की हत्या हुई उसके 2 दिनों तक जो उसके घर का नौकर था हेमराज, उसको माना गया कि इसने, हेमराज ने हत्या की। क्यों? क्योंकि उस घर में आरुषि, उसके माँ बाप और वो हेमराज उसका घर का नौकर था। तो पूरे नोएडा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको, देश दुनिया, वो नेपाल का था, उसको ढूंढ रही है कि भाई कहाँ छुपा। नेपाल में सीसीटीवी फुटेज में, उस टाइम सीसीटीवी उतना नहीं था, नेपाल बॉर्डर को अलर्ट कर दिया गया, फोटोग्राफ्स भेज दिए गए कि हेमराज ढूंढो, हेमराज ने
लड़की को मारा और वो भाग गया। 2 दिन के बाद उसी घर के टॉप फ्लोर पे हेमराज की डेड बॉडी मिलती है। तो आप समझिए कि जिसको 2 दिन तक गुनहगार माना जा रहा था, उसकी भी हत्या उसी बिल्डिंग में उसी दिन हो चुकी थी। तो ये लोकल पुलिस की काहिली है ठेठ में, अगर मैं कहूँ तो। अब उसको आपकी बात से मुझे एक और बात याद आ गई, नोएडा का ही मामला निक्की वाला अभी भी चल ही रहा है वो सुर्खियों में। निक्की वाले मामले में आज ही सबको जमानत अर्जी रद्द वही ना, जिस तरीके से विपिन पर नाम आया, फिर कंचन पर आया, सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत वायरल हुई, देखने को मिला कि निक्की सीढ़ियों से आ रही है तो निक्की बोल रही है कि ये मैंने क्या कर लिया, उसकी बहन बोल रही है कि तूने क्या कर लिया, मुझसे गलती होगी। अब लोगों की तरफ से भी बहुत चीजें कही जा रही है इस पूरे मामले में कि इस पूरे मामले की जो गुनहगार है वो उसकी बहन है। पहले ये पूरा मामला विपिन पर जा रहा था कि विपिन ने किया है, दहेज का मामला है, कुछ पैसे मांगे थे, गाड़ी मांगी तो ये होता है ना कि आप एज्यूम कर लेते हो तो कई बार चीजें पलट जाती है। मतलब एक वो कहते हैं ना कि अगर हैंडपंप है वो जमीन के ऊपर अगर 4 फीट है तो 400 फीट जमीन के नीचे है, तो आप वो मत करो कि वो 4 फीट है। तो ऐसा नहीं कि जो आपको दिखता है, कई बार जो मैं एक बड़ी अच्छी लाइन है मैं बता देता हूँ, जैसे कहते हैं ना जो सच्चाई होती है वो कल्पना से हमेशा परे होती है। आप जिसको बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, कल्पना नहीं करोगे ये हो सकता है, जबकि सच वही होता है। तो सच्चाई हमेशा कल्पना से परे होती है। तो कुल मिलाकर देखिए मसला ये होता है कि अभी भी अब सीबीआई कैसे इस मामले में आगे बढ़ेगी। अभी तक तो भिवानी में है, पूछताछ कर रही है, सबसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अब क्योंकि वो गांव है तो कोई सीसीटीवी फुटेज, गांव में सीसीटीवी लगे नहीं है कि कोई किसी का मूवमेंट देख ले, कौन आया कौन गया। वो परिवार या फिर क्या परिवार के लोगों से भी बार बार पूछताछ हो रही है, तो क्या परिवार को लेकर भी सीबीआई के जहन में, अब क्योंकि जब तक सीबीआई ऑफिशियली इस मामले में कुछ नहीं बताती है तब तक कुछ कहना जल्दबाजी है। अब वो दुकानदार जो सत्यपाल या पता नहीं क्या नाम था, वो बीच में भाई उस घटना के कुछ दिनों के बाद वो सामने अवतरित हुआ, उसने बोला हमारे दुकान से उसने वो कुछ केमिकल लिया था जिसको पीने से आदमी मर सकता, कीटनाशक जो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होता है, उसको उसने खरीदा था। अब जिसने पहली बार बॉडी देखी थी, जिसने बोला हमने कुत्तों को भगाया था, अब वो अब ऐसा है ना कि जैसा सीबीआई ने कहा, अब जितने लोग उस सर्कल में है सब शक के घेरे में। आपने बोला कुत्तों को, इस मामले में ये भी कहा जा रहा था कि किसी जानवर ने काटा है जो गर्दन पर निशान थे, और लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये कोई जानवर ने नहीं किया, इसकी आंखों पर भी बात आई थी, और क्योंकि किसी ऑर्गन पर कोई भी हमला नहीं हुआ था। तो लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये भाई आत्महत्या हो ही नहीं सकती, ये हत्या ही है, क्योंकि हम अगर आम जनता से बात करें कि हमने की और आपने बिल्कुल अभी की तारीख में, क्योंकि हरियाणा पुलिस से ऊपर की एजेंसी है सीबीआई, तो अभी हम सीबीआई पे ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि सीबीआई ने जब कहा है, जब एफआईआर दर्ज की है अपने 4-5 दिन के पड़ताल के बाद उसकी लड़की की हत्या की गई है, तो सभी लोग जानना चाह रहे होंगे कि हत्या क्यों हुई और किसने की। 2 ही चीज है, हत्या करने वाला कौन है और हत्या का मोटिव क्या है। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं और हम उम्मीद करेंगे कि सीबीआई इस मामले में रिजल्ट दे। ऐसा ना हो कि एक फाइल बनकर मनीषा का सीबीआई हेडक्वार्टर में चंडीगढ़ में एक फाइल बन, क्लोज ना भी हो तो एक फाइल बन के कहीं ऊपर गठरी के ढेर में तब्दील ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।